आज मैं डालूँगा मेरा 5000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू इस बाइक का, जो कि बहुत स्मूथ तो नहीं बट हाँ बहुत अच्छा रहा है। ऐसा कुछ हार्ड एक्सपीरियंस तो नहीं था मुझे बाइक को लेके। ट्रैफिक फिर से वही संडे शाम हुई नहीं कि इतना ट्रैफिक ऑपरेट। तो थोड़े डिटेल में आज हम रिव्यू करेंगे। कुछ 1 साल 4 महीने 5 महीने हो गए। 1 साल 5 महीने में मैंने 5200 किलोमीटर क्लॉक की है इसको, जिसमें काफ़ी लखनऊ के भी ट्रिप्स थे, बनारस के भी बहुत सारे ट्रिप्स थे। मतलब बनारस इंटरनली सिटी में भी मैंने बहुत राइड किया है, ऐसा नहीं कम राइड किया है। वैसे देखा जाए तो मैंने कम ही चलाई है बाइक। मेरा गोल था कि साल भर में मैं 10,000 किलोमीटर क्लॉक कर दूंगा इसको, बट कर नहीं पाया। तो देखें कब तक होता है 10,000 किलोमीटर। ओवरऑल मेरा गोल था कि इसको कम से कम नहीं तो 25 से 30,000 किलोमीटर में राइड करूंगा इस बाइक को। डिपेंड्स, अगर मन किया तो और ज़्यादा भी कर सकता हूँ, बट लॉन्ग राइड ऐसे कुछ 300 किलोमीटर के आगे तो अभी तक मैंने की नहीं है इस पर। मैं बनारस से कुछ आई थिंक 30-35 किलोमीटर दूर होऊंगा। मैं तो बनाने वाला था वैसे वीडियो आगे रिलायंस जाके, बट क्योंकि शाम हो रही है और मौसम इज़ ब्यूटीफुल। लॉन्ग टर्म रिव्यू, क्योंकि मुझे इस बाइक को लिए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में मैंने कुछ 5200 किलोमीटर चलाई है, जैसा मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले। तो ये है पूरा वॉक अराउंड। इस पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारी लगवाई थी, जैसे ये आपका थंब गार्ड हो गया, मतलब ब्रेक लीवर गार्ड होता है, ये हो गया। उसके बाद एक्सेल प्रोटेक्टर्स हो गए, ये भी जेन्युइन BMW के ही हैं। IAM लोगो आप चाहे तो देख सकते हैं, आगे भी पीछे भी। तीसरा पैडॉक स्टैंड के स्पोक्स जो हैं ये भी BMW के ही हैं, इस साइड भी स्पोक प्रोटेक्टर्स, पैडॉक स्टैंड। तीसरी बात, मैंने ये IAM का आप लोगों देख सकते हैं, इसमें मैंने एंड्योरेंस चेन इनको कहते हैं, BMW ही सिर्फ बनाती हैं। ये ज़ीरो मेंटेनेंस चेन है, इसको आपको सिर्फ क्लीन करना है, कोई लूब वूब की ज़रूरत नहीं। क्लीन भी बहुत ही हार्डली करना पड़ता है, डिपेंड्स कि कितना गंदा होता है। इसकी कुछ टेक्नोलॉजी अलग है, क्योंकि नॉर्मल चेन में पूरे वो मेटल के लगे होते हैं, इसमें कुछ अलग टेक्नोलॉजी है। शायद कुछ कुशन या कुछ इसमें दिया गया है, जिसकी वजह से इसको लूब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चेन ही अकेले कुछ 28,000 रुपये के आसपास की है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ एक्सपीरियंस। सो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस मेरा इस बाइक को लेके बहुत अच्छा रहा है। मतलब अगर आप 10 में से 1 आउट ऑफ 10 पूछे सेटिस्फेक्शन लेवल, तो मैं इसको कुछ 8 दूंगा, क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वाराणसी में BMW की सर्विस सेंटर नहीं है, तो इसके वजह से सर्विस के लिए सबसे पहले मुझे भेजना पड़ता है, उसके बाद वहाँ सर्विस होती है। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी अच्छा खासा है, मतलब कोई कम तो नहीं कह सकते इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। दूसरी बात राइडिंग, तो ऑफ कोर्स अगर आपने टोक्यो ड्रिफ्ट देखा होगा तो ये भी ट्रैक वर्ल्ड की मोनालिसा मानी जाती है। जैसे उसमें हान की कार थी, उसको मोनालिसा कहते थे। तो ऊपर से एम स्पोर्ट वेरिएंट है, तो ये इसका जो प्रो वेरिएंट है उससे ये ऑलमोस्ट 18 kg ऐसे कुछ हल्की है। मुझे श्योर तो याद नहीं, बट हाँ कुछ ऐसे ही हल्की है, क्योंकि इसके रिम्स जो हैं वो कार्बन फाइबर के हैं, इट्स नॉट मेटल। दोनों रिम्स अगर आप देखेंगे पास से तो ये कार्बन फाइबर दिखेगा आपको, दोनों रिम्स कार्बन फाइबर के हैं। शुरू में जो रिम्स आ रहे थे इसके, उसमें कुछ कंप्लेन आ रही थी कि क्रैक हो रहे थे, बट मेरे में तो टचवुड आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक सेकेंड मिल गए। अरे यार तुम लोग भी ज़रूर हो व्लॉग में, आ गया, चलो डाल दूंगा मैं। थैंक यू चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो अभी टायर्स इसके, जब मैं क्या बात कर रहा था प्रोस की, तो हाईवे पे परफॉर्मेंस इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 0 to 100
1 या 1 समथिंग या 2 सेकेंड्स मान लो, 2 पॉइंट समथिंग सेकेंड में पहुंच जाती है बाइक तुरंत। व्हीली कंट्रोल ये सब बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो भर के दिए हुए हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है इस बाइक में। दूसरी बात, जैसा आप देख सकते हो 5100 किलोमीटर मैंने क्लॉक कर दिए हैं इसको अभी तक, टायर प्रेशर, और अभी तक मेजर कुछ ऐसे फॉल्ट तो आई नहीं है बाइक में। तो ये हो गए प्रोज। रोज़ प्रेजेंस बाइक की ऑफ कोर्स बेस्ट है। इंडिकेटर पीछे दोनों एलईडी हैं और इसी में ब्रेक्स भी हैं, सब कुछ है। दूसरी बात, एक चीज़ जो है मैं कॉन्स में बताऊंगा। अभी तक मैंने स्टॉक साइलेंसर ही लगवाया हुआ है, मुझे फुल सिस्टम लगवाना है अक्रापोविक का, बट थोड़े टाइम बाद में लगवाऊंगा। ग्राउंड क्लियरेंस अगर सिटी वाइज देखो, बनारस जैसे कि शहर के हिसाब से तो थोड़ा कम ही है इसका। बाकी ये रहा फ्रंट। ओके, तो अब बात करते हैं कंफर्ट की। अगर कंफर्ट की बात करो तो मैं 10 में से इसको 6 या 7 दूंगा, क्योंकि एज अ ट्रैक बाइक अगर आप ले रहे हो तो इसको 6-7 से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि इसके सीट भी जो है ये ट्रैक के हिसाब से डिज़ाइन है, तो बहुत हार्ड सीट है। अगर आप लॉन्गर टूरिंग कर रहे हो जैसे 200-250 किलोमीटर तो आप नहीं कर सकते, आपको 100 किलोमीटर पर रुकना पड़ेगा एक बार, नहीं तो आपके थाइज वाइज जाम हो जाएंगे। तो ये हो गया कंफर्ट का। दूसरी बात, हैंडल पोजीशन इसकी, बट ट्रैक बाइक के हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक है। अगर आप ट्रैक बाइक स्पेसिफिकली देख रहे हो कंफर्ट, तो इसका एडवेंचर या उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ओनली ट्रैक बाइक जितनी है मार्केट में अभी, उस हिसाब से दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। मैंने ZX10R पे भी चलाया है, मैंने R1 भी चलाया है, डुगाटी भी चलाई है, बट उस हिसाब से दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। इसका जो पोस्चर है अग्रेसिव भी है, एट द सेम टाइम आपके हाथ पे जो थम्स होते हैं पूरा प्रेशर उस पर नहीं आता है, इक्वली डिवाइडेड है। तो ट्रैक बाइक के हिसाब से अगर आप R15 जो आती है 150 सीसी की वो देखोगे, वो इससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल आपको लगेगी। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी चलाया है मैंने। अगर R15 के बाद आप ये चला रहे हो तो उससे एटलीस्ट 30-40% ये कंफर्टेबल है। दूसरी बात, डक इन करने के लिए भी आई थिंक लोग एक्सटेंडेड ये वाइज़र लगवा लेते हैं, बट मैंने अभी तक नहीं लगवाया है, क्योंकि एरोडाइनमिकली ये अभी तक बेस्ट है। एक्सटेंडेड वाइज़र से थोड़ा विंड फ्रैक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, और स्पीड में थोड़ी फ़र्क पड़ेगी अगर आप वो चेंज कर रहे हो तो, बट क्विक स्पीड के लिए तो ये बेस्ट है अगर आपको तुरंत एक्सेलरेट करना है तो। तीसरी बात, इसकी जो फुट पोजीशंस हैं कंफर्ट के हिसाब से, फुट पोजीशंस ये तो देखो ट्रैक के हिसाब से बनाया गया है, बट थोड़ी बेटर हो सकती थी। बट अब इसमें मैं क्या कहूँ, क्योंकि राइट फुट पे थोड़ा प्रेशर आपको आता है, बिकॉज ब्रेक के लिए थोड़ा आपको ऊपर रखना पड़ेगा फुट, क्योंकि हमेशा आपको रेडी टू ब्रेक रहना है। तो राइट फुट पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा कह सकता हूँ। दूसरी बात, पिलियन के लिए ये बाइक नहीं बनी है, ये तो दे दिया एक्स्ट्रा, बट पिलियन राइडर आप मतलब एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट क्लास में आप सोच लो, पिलियन राइडर्स के लिए ये बाइक नहीं है। ज़बरदस्ती किसी को बैठाना है तो अलग बात है, पिलियन अगर बैठेगा तो आपको इतना प्रेशर आपके आर्म्स पे आएगा आप सोच नहीं सकते हो। तो दिस इज़ ओनली फॉर सिंगल राइडर। आप इसको हटवा ही दो और इस पर वो कवर आता है इसका, वो लगवा लो तो बेटर है। ये हो गया कंफर्ट। अब हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। तो बाइक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, आज तक मुझे ड्यूरेबिलिटी में कोई इशू नहीं आया, कभी इसने मुझे धोखा नहीं दिया है, टच वुड। आज तक तो हाईवेज़ पे मैंने लंबी लंबी टूरिंग इस पे की है, तो टूरिंग में कभी मुझे दिक्कत नहीं आई। 300-400 किलोमीटर तक टूरिंग में दिक्कत नहीं आई। एक बार कुछ मेरे से हुआ था, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इतना नहीं है इसका, तो एक बार नीचे हल्का सा लगा था, बट इट वाज जस्ट अ स्क्रैच माइनर, तो कुछ खास बात हुई नहीं। इट्स यू कैन से दैट ये बहुत डेलिकेट तो नहीं है, हाँ डेलिकेट और रफ एंड टफ के बीच में मान लो वैसा आ जाएगा। और अब डिस्कस करते हैं
वैल्यू फॉर मनी। तो ये बाइक ऑन रोड कुछ 26,80,000 बिना एक्सेसरीज़ के आपको पड़ जाएगी, ऑलमोस्ट 27 लाख मान लो। तो देखो यार, रेट तो थोड़ा ज़्यादा है इस बाइक का, बट वैल्यू फॉर जो जो इंजीनियर्स क्राफ्टमैनशिप कहते हैं, ये एक वो है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है वर्ल्ड्स बेस्ट, तो दिस इज़ द बाइक। इसके टक्कर में आई थिंक इंडियन मार्केट में तो सिर्फ V4 है, डुकाटी पानीगाले। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका एवरेज कितना है, क्योंकि हालांकि स्पोर्ट्स बाइक में एवरेज का कुछ मतलब नहीं है, आप वो देख रहे हो तो, बट स्टिल आज तक इस बाइक ने मुझे, मैं दिखाऊं तो 6.8 पर 100 किलोमीटर। अगर इसको डिवाइड करो आप 100 डिवाइडेड बाय 6.8, 14.7 का माइलेज इसका आज तक का मुझे मिला है। तो ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, इसमें सिटी ट्रैफिक भी इंक्लूडेड है, हाईवे टूरिंग भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो मेरे हिसाब से तो इसने थोड़ा ज़्यादा ही दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 9 से 12 के बीच में होगा। सिटी में अगर आप चलाओ तो ऐसे ही आपको मिलेगा 9 से 12 के बीच में एवरेज, बट अगर हाईवे टूरिंग इंक्लूड कर दो तो 14 के आसपास आपको मिल जाता है माइलेज। जैसे मेरी फ़र्स्ट सर्विस जब हुई थी, उसमें इसका जो बिल आया था दैट वाज अप्रॉक्स 12,000 समथिंग, जिसमें ऑयल चेंज था और बहुत बेसिक सर्विस थी, और तो कुछ खास था नहीं। 12,000 उसमें लगे थे। और दूसरी बार जो सर्विस हुई, इसकी सर्विस साल में 2 ही बार होती है। एक आप विद इन अ मंथ 1000 किलोमीटर पे करा लो, 1000 किलोमीटर या 1 मंथ, विच एवर इज़ अर्लीस्ट। एक ये हो गया, और या उस पहली सर्विस के बाद दूसरी सर्विस या तो 10,000 किलोमीटर या 1 साल, विच एवर इज़ अर्लीस्ट। दूसरी सर्विस में थोड़ा आपका कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, क्योंकि दूसरी सर्विस में आई थिंक ये ब्रेक ऑयल भी इसको प्रेशराइज़ करते हैं, और शायद अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज भी करते हैं। इंजन ऑयल तो एज़ इट इज़, शायद एयर फिल्टर भी चेंज होता है इसमें, वो मुझे डिटेल बिल में देखना पड़ेगा। दूसरी बार का जो मेरा बिल था सर्विस का, अप्रॉक्स 20,000 रुपये के आसपास कुछ था। और 1 साल पे इंश्योरेंस भी इसका कोई सस्ता नहीं है। जब लिया था तब इंश्योरेंस चार्ज थे कुछ 70,000 रुपये, जब रिन्यू हुआ है तो इंश्योरेंस कुछ 50,000 के आसपास था, ICICI लॉम्बार्ड का। तो इट्स नॉट अ चीप बाइक। अगर आप इसको चला रहे हो तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंसेस, कि सब कुछ आपका प्लान्ड हो। उसके बाद आते हैं टायर्स इसके अभी तक तो, क्योंकि मैंने बहुत बचा के टायर्स को यूज़ किया है, तो दे आर स्टिल इन अ गुड कंडीशन आफ्टर 5,000 किलोमीटर्स। नहीं तो अगर ट्रैक पे जाते हो तो आई थिंक 2-3 दिन में टायर घिस के ख़त्म हो जाते हैं। इसके टायर वैसे भी सॉफ्ट है, क्योंकि ये 50% रोड 50% ट्रैक टायर है, जो लग के ही मतलब स्टॉक में आए थे। मेटजेलर के हैं, K3 रेसटेक, और ये अभी मार्केट में मिल नहीं रहे हैं, और मिलेंगे भी तो इसका जो पेयर है 50,000 के आसपास आगे पीछे दोनों का मिलेगा। प्लस चेंज कराने के लिए आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अलॉय रिम्स हैं, बाहर आप खुलवाओगे तो बर्बाद कर देंगे, वो तो सवाल ही नहीं है कि आपको बाहर कराना चाहिए। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कॉन्स की, मतलब डिमेरिट्स क्या क्या है बाइक में। तो आज तक धोखे भी नहीं, बट प्रॉब्लम्स मुझे जो फेस करनी पड़ी जब ये बाइकें आती हैं पैक होके पूरी डब्बे में, इंपोर्ट होके बाहर से। तो जब इंपोर्ट ये बाइक हुई थी तो ऑलरेडी थोड़ा सा इसमें पेट्रोल डाला जाता है BMW की तरफ से, वो स्टार्टर जो भी हो। अब उस पेट्रोल में कुछ गंदगी थी या क्या था मुझे नहीं पता। तो जब आई थी तब तो बाइक ठीक चली, बट कुछ 50-60 किलोमीटर चलते ही इसमें लो RPM इंजन शटडाउन का इशू आने लगा। जैसे ही बाइक थोड़ी हीट होती थी और RPM थोड़ा लो जाता था तो बाइक बंद हो जाती थी, हीट होने के बाद ही, नहीं तो नहीं होती थी। तो आफ्टर फर्स्ट सर्विस भी नहीं वो ठीक हुआ, उन्होंने बोला BMW वालों ने कर दिया है, बट नहीं हो पाया, शायद उनको प्रॉब्लम पता नहीं चली। और फिर मैं स्पेसिफिकली इसको लेके गया, हालांकि अंडर वारंटी BMW मोटराड लखनऊ इज़ अ वेरी नाइस पीपल, सो दे हेल्प मी अ लॉट। तो कुछ उन्होंने 5 दिन तक रखा, डायग्नोस किया, उनको शुरू में प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, फिर जर्मनी से थ्रू कंप्यूटर वो कनेक्ट हुए। बाद में पता चला कि इसके जो थ्रॉटल बॉडी होती है उसके बटरफ्लाई में
कुछ उसका सॉफ्टवेयर से कैलिब्रेशन का इशू था, इसलिए लो आरपीएम पे बंद हो जा रही थी, तो उस टाइम ये सॉर्ट हो गया। उसके बाद हार्डली कभी मुझे प्रॉब्लम आई है, कभी कभार एक बार लो आरपीएम पर बंद हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो इट्स वेरी स्मूथ। एक और चीज़ बेटर हो सकती थी बाइक में, ये इंडिकेटर अगर फ्लेक्सिबल होते, खैर वो तो अलग बात है कि ट्रैक के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट गुड, बट दिस आर वेरी डेलिकेट, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। हल्का सा भी कुछ इस पर टक से लगेगा तो ये टूट जाएगा। और एक इंडिकेटर इसका आता है 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का इंडिकेटर है, और वो आपको पूरा बदलवाना पड़ेगा। एक और डिमेरिट है कि फ्रंट पे नंबर प्लेट लगाने के लिए आपको कोई जगह नहीं दी गई है, तो यू हैव टू लुक फॉर द थिंग्स कि आप कैसे नंबर प्लेट इस पे लगाओगे और क्या करोगे। इशू है कि ये आप देख रहे हो, ये हालांकि ऑयल लीक तो नहीं है, ये ग्रीसिंग होके आती है जब फैक्ट्री से ही, तो थोड़ा बहुत ग्रीसिंग इसमें से निकलता है। वो दोनों साइड था, एक साइड बंद हो गया है, एक साइड अभी भी थोड़ा थोड़ा माइनर है, तो आई स्टिल डोंट नो कि कब तक बंद होगा। हालांकि BMW में भी मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि सर इट्स जस्ट ग्रीसिंग, क्योंकि मैंने भी सर्च किया कि अगर आपका फोर्क ऑयल लीक होता है तो ये पूरा बहने लगता है। तो ऐसा तो कुछ अभी तक हुआ नहीं है, सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। नहीं तो अंडर वारंटी तो है ही, वो तो चेंज कर ही देंगे जब उनको करना है। जब भी इसको चलाता हूँ ऐसा फील आता है मुझे कि कॉकपिट में बैठ रहा हूँ फाइटर प्लेन के, उड़ने के लिए तैयार, और वैसी ही उड़ती भी है। हार्डली कोई डिफरेंस होगा जब आप सूट अप करके इसको चलाओगे। अगर आप कंपेयर करोगे पिकअप की तो 208 bhp यार, मतलब हायाबुसा ये सब इसके आस पास भी नहीं है। वो सब सेमी क्रूजिंग मान लो या स्पोर्ट्स मान लो, ये सुपर स्पोर्ट्स में आती है। तो पिकअप में पानी गाले V4 छोड़ के या H2 ये सब और इसकी M वर्जन छोड़ के हार्डली कोई है जो इसको पकड़ पाता है हाईवे पे। वेरी वेरी क्विक रिस्पांस। आप इसका व्हीली कंट्रोल से आप एंगल सेट कर सकते हो कि कितने डिग्री पे आपको व्हीली चाहिए, नहीं चाहिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ट्रैक्शन कंट्रोल पे भी सेट कर सकते हो, अगर आपको ऑफ़ करना है ऑन करना है वो आपके ऊपर है। जॉयस्टिक यहाँ पे कंट्रोल्स आर वेरी गुड। आप रेडिएटर गार्ड भी देख सकते हो, ये मैंने लगवाया है। अगर आप बाइक ले रहे हो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि होता क्या है इसमें कभी कंकड़ वंकड़ फंस गया और वो रोटेट होते टाइम अंदर छेद कर देगा स्पीड में रहोगे तो, और वो कुछ सस्ता आइटम है नहीं, वो बहुत महंगा आइटम है, और अगर उसमें छेद हुआ वो आपका इंश्योरेंस या वारंटी में कवर नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो रेडिएटर इसका कुछ 50-60 हज़ार या लाख रुपए से कम होगा, ऐसे ही कुछ प्राइसिंग होनी चाहिए। एक चीज़ और थोड़ी बेटर हो सकती थी, जब आप राइड करते हो तो ये जो साइड मिरर्स हैं इसमें विजिबिलिटी एरिया जो है वो कम है। मतलब अगर आप ऐसे करके देखो नहीं, राइट घूम के या ऐसे लेफ़्ट मुड़ के थोड़ा टिल्ट होके देखो नहीं, तो आपको दिखेगा नहीं कि वाइडर व्यू में क्या आपके आसपास है। अगर आपके एकदम बगल में कोई चल रहा है तो नहीं दिखेगा आपको इस पर, जिसके लिए आप चाहो तो वो छोटा वाला जो गोल सा आता है वो लगवा लो। So this is it for today. Thank you.